क्या पीओके लेने का सही समय था इस बार? क्योंकि अभी लोगों में इस बार बहुत उत्सुकता थी कि बस यही समय है, बस पीओके अपना आ जाए। क्योंकि हर बार जो अपनी केंद्र सरकार, बीजेपी की केंद्र सरकार है, उसके मैनिफेस्टो में भी यही है कि पीओके वैसे देखिए कौन लेकर रहेंगे। बातें तो चालू हो गई हैं कि अभी हमारे क्या कोई रणनीति बन रही है? पाकिस्तान कुछ ऐसे ही बेकार सा देश है जिससे कि आप कोई आशा नहीं कर सकते। ये है कि इसको इसी प्रकार से तेज और तगड़ी नसीहत देना पड़ेगा समय समय पर, तभी बाज आएगा और काबू में रहेगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था 10 मई के बाद, जब प्रधानमंत्री मोदी सीमा पर सैनिकों से मिलने गए तो उनकी नकल करते हुए शहबाज शरीफ भी वहाँ पर गए और अपना को दिखाया कि हमने भारत पर आक्रमण किया या कार्रवाई की और हमें विजय मिला। जबकि इसकी उलट कहानी है। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने कैसे कार्रवाई की, कैसे अंदर घुस के मारा और कैसे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। Ceasefire is generally done when you have achieved your target, when you have achieved your objectives। भाई ऑफ सिंदूर का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑफ सिंदूर का हमारा ऑब्जेक्टिव था टू टीच लेसन टू पाकिस्तान टेररिस्ट, डिसमेंटल देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। 22 अप्रैल को ये घटना हुई तो अब देखिए देश में सभी लोग ये सोच रहे थे कि अब क्या होगा, अब क्या गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट चुप क्यों बैठी है। लेकिन गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से कोई भी ठीक से समझता नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द राउंड टॉक में। मैं हूं आपके साथ मनीष झा। आज का हमारा पॉडकास्ट भारतीय सेना को समर्पित है, भारतीय सेना के जवानों को समर्पित है। जब भी भारतीय सेना का जिक्र होता है तो ज़हन में सबसे पहले आता है दुनिया की सबसे मजबूत सेना। और जब सेना के जवानों के किस्सों की बात हो तो खुद को हम काफी प्राउडली फील करते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं दुनिया की सबसे मजबूत सेना, भारतीय सेना में सेवा दे चुके मेजर जनरल रिटायर्ड वी.के. तिवारी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मनीष जी। सर कैसे हैं आप? वेरी गुड, बहुत अच्छा हूं मैं। सर हम अभी इस पॉडकास्ट में आपकी जर्नी और भारतीय सेना से रिलेटेड और तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो प्रश्न है, एक सैनिक क्या होता है, क्या होता है उसका मूल उद्देश्य? सो मनीष जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आपके पॉडकास्ट में आने के लिए। इसके लिए आई एम थैंकफुल। आपने जैसे पूछा है सैनिक, सैनिक मतलब एक व्यक्ति जो अपनी सेवाएं देश के लिए समर्पित करता है जी। सो सैनिक, यदि हम इसको दूसरे तरीके में लें, सैनिक अपने देश के लिए सेवाएं देता है, देश की आर्मी में काम करता है, आर्म्ड फोर्सेस में काम करता है, एयरफोर्स में हो सकता है, नेवी में हो सकता है और आर्मी में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। लेकिन इस सैनिक का कनोटेशन यदि दूसरे तरीके से देखें जी, तो देश का प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी सेवाएं किसी भी क्षेत्र में देश के प्रति समर्पित कर रहा है, वो भी भारत के लिए एक सैनिक के रूप में काम कर रहा है। ये मैं इस तरीके से सोचता हूं। तो ये देश की यदि सेवा की बात करें तो ये बहुत जरूरी नहीं है कि आप भारतीय सेना में ज्वाइन करें। आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के काम में बहुत ईमानदारी से करें, बहुत मेहनत से करें और उसमें पूरा का पूरा जोर लगाएं। और इस प्रकार से जब आप काम करेंगे तो आप समझ लीजिए देश की सेवा कर रहे हैं, एक सैनिक के रूप में काम कर रहे हैं और आप देश की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए भागीदार हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि हर एक व्यक्ति सैनिक के रूप में देश के लिए काम करता है, लेकिन जो भारतीय सेना का जो सैनिक होता है, अगर हम अलग क्रियाकलाप की बात करें, अलग कामों को छोड़ दें, जैसे आम नागरिक जो काम करते हैं, वो ठीक है, आपने कहा कि वो भी सैनिक के रूप में, लेकिन जब जो देश की सीमा पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, अपने जीवन को न्यौछावर करके वो माँ भारती की सेवा के लिए जब आगे वहाँ सीमा पर डटे हुए हैं और जब उनके किस्सों की बात आती है, देखिए ये आपने बिल्कुल मुद्दे की बात की है। भारतीय सेना का जो सैनिक होता है उसका एक डिफरेंट रोल होता है। उसके जब वो आर्मी ज्वाइन करता है या आर्म फोर्सेस में कहीं भी ज्वाइन करता है जी, तो एक युवा के रूप में होता है, या तो वो
भारत का सैनिक हो सकता है या किसी ऑफिसर कैटेगरी में हो सकता है। बिल्कुल। तो जब वो ज्वाइन करता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न घूमते रहते हैं। उसको कई प्रकार की एंग्जाइटी रहती है कि मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरा करियर कैसा होगा, मेरी फैमिली से सेपरेशन हो जाएगा, और उसको अपने करियर प्रोग्रेशन की भी चिंता रहती है। और जब वो सेना में जाता है तो उसको इतनी बढ़िया फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल रोबस्टनेस की ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि वो धीरे धीरे इसमें ढल जाता है, और वो भारत की सेना उसको ट्रेनिंग दे के भारत की सेना में काबिल बनाती है उसको, कि जिससे कि वो सैनिक देश के लिए पूरी तरीके से अपना सब कुछ दे सके। आपने सैनिकों की बात की, उसके समर्पण की बात की। आप भी एक सैनिक रहे हैं और कहते हैं कि सैनिक तो कभी रिटायर नहीं होता है, कभी सेवानिवृत्त नहीं होता है, और आप मेजर जनरल रैंक पर रहे हैं। तो अगर अब हम बात करते हैं आपकी जर्नी के, और मैं आपको सीरियसली बताऊं, मैंने इस पॉडकास्ट के लिए कोई रिसर्च नहीं किया, किसी भी वेबसाइट पर नहीं गया, कहीं भी नहीं गया, क्योंकि हम लोग रिसर्च करते हैं, कई सारे फैक्ट्स लेकर आते हैं, वो अलग तरह का हो सकता है, लेकिन एक सैनिक की जुबानी जब हम फैक्ट्स सुनेंगे उनके करियर के, उनकी जर्नी की, तो वो एक रियल फैक्ट होता है। तो यदि हम आपके जर्नी की बात करें तो सर, आप शुरुआत में बात करें तो आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी शिक्षा क्या हुई है, और भारतीय सेना में ज्वाइन करने का आपका रुझान कैसे आया? मनीष जी, जैसा कि आपने पूछा, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ जी। यदि और स्पेसिफिक्स में बात करें तो मैं पनागर विलेज से आता हूँ जी। और मेरे फादर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे। तो मेरा जो एजुकेशन है अरस्तवाइल मध्य प्रदेश, जब ये डिवाइड नहीं हुआ था, उसके कई जगहों पे हुआ है। तो उस समय मैं 1978 में मैंने हायर सेकेंडरी किया था। तो 1978 में उस समय हायर सेकेंडरी होता था मध्य प्रदेश में, 12th नहीं होता था। तो मैंने वो जर्नी करीब करीब 6-7 जगहों में पूरी की है। सबसे पहले मैं बचपन में अरी था। अरी इज़ ए विलेज विच इज़ क्लोज टू सिवनी। Then I went to Kurai. Kurai is again now it's a tehsil place, part of Siwni. And then I went to Siwni in a mission school. उसके बाद मेरे फादर का ट्रांसफ़र छत्तीसगढ़ में हो गया। तो छत्तीसगढ़ में मैं सबसे पहले केशकाल में पढ़ा। केशकाल में मैं 5वीं से 8वीं तक पढ़ा। उसके बाद फिर भानु प्रतापपुर, अगेन इट इज़ ए तहसील ऑफ कांकेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ नाउ, वहाँ पे मैंने 8वीं में पढ़ा। और कुछ समय पढ़ने के बाद फिर मेरा सिलेक्शन एक मेरिट स्कॉलरशिप के तहत हो गया। तो उस मेरिट स्कॉलरशिप का ये विशेषता थी यदि आप मेरिट स्कॉलरशिप में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको एक मल्टीपर्पज़ स्कूल में, मॉडल स्कूल में कांकेर में, जो कि आज डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़, जाके आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के साथ आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा। यदि आप हॉस्टल में रहते हैं और स्कूल में पढ़ते हैं आफ्टर गेटिंग दैट स्कॉलरशिप, तो आपको 100 रुपये प्रति माह का स्कॉलरशिप मिलेगा। दैट वॉज टू मच एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आई एम टॉकिंग ऑफ 1975 टू 1978। अच्छा। तो उस तरीके से मैं 9th में कांकेर आ गया। तो आई वॉज हार्डली 12-13 साल का रहा हूँगा। तो उसके बाद मैं वहाँ से हायर सेकेंडरी किया। अब मेरे को इस जर्नी के दौरान बहुत सारे अनुभव थे। तो एक वाक़या मेरे को बहुत याद आता है, उसको मैं बार बार अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन मानता हूँ कि ये माइलस्टोन जो था, दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ। मैं और मेरा दोस्त जब हम पहली बार कांकेर आए तो वी वर क्वाइट फीलिंग होम सिक कि हमको नहीं यार, हमको घर बाहर वापस जाना है, हम यहाँ नहीं रह सकते। क्योंकि हॉस्टल था थोड़ा सा, मतलब एक गवर्नमेंट स्कूल का हॉस्टल था, एक साधारण सा कमरा था, साधारण सा भोजन था और वगैरह वगैरह। छोटी रूम होता है सर। तो फिर हम दोनों वी वर ट्राइंग एंड वी थॉट कि लेट अस गो बैक टू द प्रिंसिपल टुमारो एंड आस्क फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट कि हम यहाँ नहीं रहेंगे भाई, हम जाएंगे। I must congratulate, I really remember Mr. Datta, who was my principal at that point of time. He was a visionary man. He said कि विनोद एक काम करो, तुम लोग 1 हफ्ते तक रुक जाओ। यदि 1 हफ्ते तक तुमको लगता है, उसके बाद भी लगता है तुमको वापस जाना, I'll give you the transfer certificate. And let me tell you, that was the milestone in my journey. That day never came back. हम लोग उनके पास कभी वापस नहीं गए। हम दोस्तों के साथ अपने क्रियाकलापों में, स्कूल की एक्टिविटी में पूरा का पूरा संलग्न हो गए और हम लोग वहाँ पे एंजॉय करने लगे। कैसे परिवर्तन हुआ सर ये? देखिए ऐसा है,
ये एक बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है। आपके साथ भी होगा, जब आपके बच्चों को आपको हॉस्टल वगैरह छोड़ने जाना पड़ेगा, बच्चों को शुरू में होम सिकनेस होती है, लेकिन वो होम सिकनेस जैसे ही पहले दिन में उनके जो पीयर ग्रुप के बच्चे मिलते हैं, उनके साथ वो हंसते हैं, बोलते हैं, उनको एक नई लाइफ, नई अपॉर्चुनिटी, नए ड्रीम सामने दिखते हैं, तो वो सब थोड़ा सा पीछे हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो पेरेंट्स से दूर जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ की अगली जर्नी शुरू कर रहे हैं, इसलिए उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। यहाँ पे ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअली दो फिलॉसफी होती हैं कि आप एक जगह रहे, आपने वहाँ की स्कूलिंग की, वहीं से आसपास से कॉलेज कर लिया, फिर नौकरी में चले जाए, प्रॉब्ली नौकरी भी आप उसी जगह में कर रहे हैं, या आपने विभिन्न जगहों पे पढ़ाई की है। तो विभिन्न जगहों पे पढ़ाई करने का तो मेरे को बहुत एक अच्छा एक वो है, बिकॉज यू गेट टू नो डिफरेंट एनवायरनमेंट। बिल्कुल। आप नए नए बच्चों से मिलते हैं, नए नए शिक्षकों से मिलते हैं, नया एनवायरनमेंट मिलता है, नया कंपटीशन मिलता है। चलिए, मैं अपने चौथी तक की पढ़ाई का तो मैं मानता हूँ कि बहुत बचपना था, खेलते कूदते बीत गया, कोई समझ नहीं आया, कुछ याद नहीं है। लेकिन जब मैं 5वीं में था, जब मैं केशकाल में गया, तब मेरे मन में वो कंपटीशन की भावना थी, और उस समय से वो कंपटीशन की भावना ऐसी थी कि मैंने अपना स्थान अपने स्कूल में बनाने का मन में ठान लिया था। और आई मस्ट टेल यू कि चौथी के बाद 8वीं तक वो स्थान बनता रहा। अच्छा। चीज़ें चेंज होती रही। ऑलमोस्ट आई यूज्ड टू बी फर्स्ट इन द क्लास। उसके बाद हम कांकेर गए 9th से, वहाँ भी हमको डिफरेंट एनवायरनमेंट मिला, वहाँ पे ज़्यादा ब्राइटर बच्चे मिले, क्योंकि आसपास के तहसील प्लेसेस से आए थे, वहाँ के भी बच्चे थे, वहाँ हमको और मेहनत करने का मौका मिला, और इस तरीके से हमारा स्कूलिंग हो गया। फिर एक बात और है कि उस समय एक्चुअली कांकेर वाज ए स्मॉल प्लेस। सो आप अवेयरनेस की बात सोचिए, आजकल के बच्चों को इतना अवेयरनेस है, दे नो एवरीथिंग, दे नो अबाउट कोचिंग, दे नो अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रीम्स, IIT कैसे होता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। हमको उस समय ज़्यादा कुछ अवेयरनेस नहीं थी। IIT का एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट हमारे स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर लगा था। सो वी नेवर अपीयर्ड फॉर IIT एंड ऑल। आई वेंट टू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। फिर मैंने 1983 में वहाँ से इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद देन माई जर्नी स्टार्टेड। देन आई वर्कड इन ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ आंध्र प्रदेश एट भोपाल फॉर अबाउट 4 years। देन आई ज्वाइंड आर्मी। सर, आपने आर्मी ज्वाइन की, लेकिन अगर हम आमतौर पर हमारे भारत में जो परिवार है, समाज है, वो जैसे आमतौर पर देखते हैं कि यदि घर में कोई बच्चा कहता है कि मुझे आर्मी में ज्वाइन होना है, तो माता पिता एक बार हिचकते हैं, मन में थोड़ा उनके डर होता है कि आर्मी में जाएंगे और कुछ हो ना जाए, लेकिन वो तो देश के लिए सेवा करने जा रहे हैं, देश को समर्पित खुद को करने जा रहे हैं। तो आपके परिवार में जब आपने कहा कि मैं आर्मी में ज्वाइन होना चाहता हूँ, तो कोई ऐसा सवाल या आपने सही फरमाया। एक्चुअली क्या था कि मेरे फादर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, और माय फादर हैड रिटायर्ड व्हेन आई जस्ट जॉइंड द कॉलेज। दैट्स व्हाट हैपेंड। सो हालांकि जब मेरा आर्मी में सिलेक्शन हुआ, मेरी मदर थोड़ी सी इस बात का फील कर रही थी, विशेष तौर पर माँ फील कर रही थी, डर रही थी कि कैसा होगा, क्या होगा। लेकिन प्रॉब्ली उस समय उनको समझाया गया कि भाई आर्मी का मतलब ये नहीं होता है कि आर्मी का मतलब तुरंत आप चले जाओ और बॉर्डर में खड़े हो राइफल लेके। आर्मी इज़ ए डिफरेंट थिंग। आर्मी आपको ट्रेनिंग देगी, आपको सशक्त बनाएगी, आपको इस काबिल बनाएगी कि आप उस राइफल का ठीक से इस्तेमाल कर सकें और देश की रक्षा कर सकें। तो मेरे ख्याल से वो एक टेम्परेरी मोमेंट था। उसके बाद मेरे को ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं हुई और मैंने आर्मी ज्वाइन कर लिया। तो सर, जब आर्मी ज्वाइन करते हैं तो उस समय जो एक यंग एज ही होती है, 19-20 साल का या 22-23 साल का, तो स्टार्टिंग के 5 साल क्या चैलेंजेस होते हैं? एक तो कमीशन होके जाते हैं कि अधिकारी, अपना रैंक ऑफिसर बने, लेकिन जो यंग बच्चे जाते हैं, जो नॉर्मल सैनिक के तौर पर जाते हैं और फिर उनको जम्मू कश्मीर पोस्टिंग की जाती है या अदर जो दुर्गम क्षेत्र हैं वहाँ पोस्टिंग की जाती है, क्या 5 साल उनकी कठिनाइयाँ होती है, क्या चुनौतियाँ होती हैं? यदि हम शुरू के 5 सालों की चुनौतियों की बात करें तो देखिए, ऐसा है कि एक युवा जो फौज ज्वाइन करता है जी, उसकी सबसे पहले तो बड़ी रिगरस ट्रेनिंग होती है। तो कुछ लोगों को ट्रेनिंग शुरू में पसंद नहीं आती, लेकिन बाद में उनको ट्रेनिंग करना पड़ता है, बिकॉज ट्रेनिंग इज़ वन ऑफ द मैंडेटरी पार्ट ऑफ द जॉब। ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि ट्रेनिंग से आपको मेंटली और फिजिकली रोबस्ट बनाया जाता है, जिससे कि आप उन सब फिजिकल आर्मी के चैलेंजेस को फेस कर पाओ, उनको ठीक से हैंडल कर पाओ।
फिर ये होता है कि देखिए आजकल की जो जनरेशन है ना वो बहुत मनी माइंडेड हो गई है, बिल्कुल पुराने समय की थोड़ी सी बात डिफरेंट है. नाउ इफ सपोज वी टॉक द चिल्ड्रन दोज हु आर बोर्न आफ्टर 2000 देन थिंग्स आर डिफरेंट एंड प्रायर टू 2000 थिंग्स आर डिफरेंट. सर, क्योंकि मैंने भी जैसे बुजुर्ग वगैरह होते हैं उनसे डिस्कस करता हूँ, तो पहले क्या होता था कि सरकारी नौकरी का एक ना ध्येय रहता था कि आर्मी में गए या पुलिस में गए तो एक सरकारी नौकरी हमारे पास आ गई और एक मतलब चिंता दूर हो गई. लेकिन आजकल में कि जो युवा हैं बच्चे, उनमें आपने सही कहा मनी माइंडेड ज़्यादा हो गए हैं और वो उसको लेकर ज़्यादा चिंतित रहते हैं. अच्छा, दूसरी बात आप देखें, आपने सही बोला, लेकिन मैं कुछ बच्चों को कभी कभी मतलब आई गाइड द यूपीएससी एस्पायरेंट्स आल्सो, तो ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है. आज की स्थिति में भी बहुत सारे युवा गवर्नमेंट जॉब के पीछे लगे रहते हैं जी. वो चाहते हैं कि हमको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, क्योंकि उनके मन में गवर्नमेंट जॉब को लेके एक प्रकार की वो है, उसको लेने की ये है कि गवर्नमेंट जॉब में बेसिकली आपको देखिए सिक्योरिटी तो मिलती बिल्कुल. लेकिन आजकल के जो गवर्नमेंट जॉब हैं, जिस प्रकार के सिविल सेवा ले लीजिए या दूसरे गवर्नमेंट जॉब हैं, ये आपको एक बहुत अच्छा मौका देते हैं देश की सेवा करने का. मतलब हाँ, तो इसमें ये है कि दे हैव बिकम दीज ऑल जॉब्स हैव बिकम वेरी वेरी चैलेंजिंग. तो दे आर नॉट नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब्स. नाउ सिविल सर्वेंट or any government employee has also to work hard because he has to be transparent, he has to be responsible for so many work. There is a transparency, everything is on the net. If you don't work, you are held responsible. तो लेकिन जो आज का युवा है वो आप बोल रहे थे कि उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना चाहते हैं. देखिए युवा को तो बेसिकली उसको बहुत ट्रेनिंग हार्ड होगी, नंबर 1. फैमिली से थोड़ा सेपरेशन होगा, उसका भी उसको प्रॉब्लम होगा. बिल्कुल. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट उसके मन में कांस्टेंट ये चिंता बनी रहती कि भाई मेरा करियर प्रोग्रेशन कैसे होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट उसको अपनी लाइफ सिक्योरिटी की भी थोड़ी सी थ्रेट की तो चिंता होती है. बाय द वे आप पीस में हैं तब तो ठीक है, बाय द वे आपकी फील्ड में पोस्टिंग होगी, आप आरआर चले गए या बॉर्डर एरियाज में आप पोस्टेड हैं, तो आपका थ्रेट आपके सिर पर लगातार मंडराता रहता है. तो एक नेचुरल सा है, आपके मन में थोड़ी सी एंग्जाइटी तो होगी. इसके बाद ये रहता है कि ये है कि युवाओं के मन में या देश के लोगों के मन में ये थोड़ी सी भावना है कि जो लोग आर्मी ज्वाइन करते हैं वो कोई बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड वगैरह हो. तो ये थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन है कि मतलब जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो आर्मी में जाते हैं या पुलिस में जाते हैं. सो दैट इज़ ए मिसकॉन्सेप्शन, दैट इज़ नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट. तो सर, जो आर्मी में जो जैसे धारणा बनी हुई है कि कम पढ़े लिखे जाते हैं और जो यंग एज पे होते हैं, क्या आर्मी ज्वाइन करने के बाद भी उनको एजुकेट किया जाता है? देखिए आर्मी हैज गॉट ए वेरी गुड सिस्टम. इट कंटिन्यूअसली ट्रेन्स यू. इट हैज गॉट लॉट मेनी कोर्सेज. तो आर्मी की जो जवानों की एंट्री वो भी कई प्रकार की होती है. जैसे कि एक जनरल ड्यूटी का जवान है जिसको कि जनरल ड्यूटी करना है, तो चलो उसका क्वालिफिकेशन का ज़्यादा महत्व नहीं. लेकिन एक स्टोर कीपर टेक्निकली ही हैज़ टू बी क्वालिफाइड, ही हैज़ टू बी ए ग्रेजुएट. सिमिलरली एक नर्सिंग असिस्टेंट है जो कि फौज में लोगों का इलाज करेगा, डॉक्टर की मदद, ही हैज़ टू बी टेक्निकली क्वालिफाइड. एक रिलीजियस टीचर है जो कि बाकी जो रिलीजियस काम करेगा वो ही हैज़ टू बी टेक्निकली क्वालिफाइड. तो सब प्रकार की चीज़ों में टेक्निकल क्वालिफिकेशन अलग अलग ये मेंशन्ड है जिस एंट्री में होता है. आपने बात की जैसे कि ट्रेनिंग की, तो जवान की लगातार ट्रेनिंग होती है. एक तो देखिए आर्मी में जब हम लोग जाते हैं तो आर्मी यूनिट्स अपने आप को पूरा का पूरा अपने ऑप रोल में हर साल ट्रेन करती है. हम तो 3-4 महीने अपनी पीस लोकेशन से बाहर ही रहते हैं, कभी फील्ड फायरिंग कर रहे हैं, कभी एक्सरसाइज चल रही है, फिर कहीं वो हो गया, ये हो गया, तो लगातार ट्रेनिंग चलती है. क्योंकि सर जो 19-20 साल का जो लड़का है, आपने जो आमतौर पर आर्मी वगैरह में, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इसमें जैसे इंग्लिश बोलना जो एक भाषा का जो एक भाषा त्रुटि है, क्योंकि आमतौर पर आर्मी वगैरह में देखा है कि इंग्लिश को महत्व ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि कन्वर्सेशन के लिए भी, क्योंकि हर तरह की भाषा आनी चाहिए आमतौर पर. तो उससे रिलेटेड भी कुछ ऐसा आर्मी गतिविधि अंदर करती है क्या? नहीं, उस चीज़ का प्रॉब्लम तो मैंने फेस नहीं किया है, क्योंकि आर्मी में वो रोमन टाइप की अंग्रेजी चलती है. तो उसका मतलब ये होता है कि कोई भी जवान जो हमारी प्रेसी वगैरह भी रोमन में होती थी, तो मतलब उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं. आई डोंट थिंक दैट इज ए प्रॉब्लम इन द आर्मी. अच्छा सर, इन जो आर्मी में रैंक्स वगैरह होते हैं वो किस तरह के होते हैं, क्या महत्व होता है उनका और किस तरह से वो काम करते हैं? The army rank structure, importance of army rank structure
आर्मी रैंक स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द आर्मी. It's very crucial because the rank comes with the experience, it comes with the authority, it comes with the responsibility. मतलब यदि मैं बात करूं, और ये है कि रैंक स्ट्रक्चर का महत्व ये भी है कि ये रैंक स्ट्रक्चर एक कमांड एंड कंट्रोल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और कमांड एंड कंट्रोल, डिसिप्लिन और मोरल मेंटेन करने के लिए, मान लो आपको एक ऑपरेशन करना है जी, और ऑपरेशन करने के लिए आपको कमांडिंग ऑफिसर ने अपने सब यूनिट्स मतलब कंपनी कमांडर्स को आदेश दिया, और कंपनी कमांडर्स ने प्लान का करके अपने स्क्वाड, अपने सेक्शंस को, अपने प्लेटून को एक टास्क दिया है. तो इस प्रकार से एक ऑपरेशन प्लान होके उसका एग्जीक्यूशन होना है, और इस प्रकार से आप देखिए कमांड से उसका ऑर्डर चल रहा है. यदि मान लो कमांड नहीं होगा तो ऑर्डर एग्जीक्यूट करने वाला कैसे रिस्पेक्ट करेगा. तो ये जो रैंक स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए जैसे हम लोग एक कर्नल की बात करते हैं और हम देखते हैं कि कर्नल कहीं स्टाफ में पोस्टेड है जी, मतलब उससे ये लोग आर्मी वाले एज्यूम कर लेते हैं कि इन कर्नल साहब ने एक यूनिट को कमांड किया है, और कमांड करने के बाद इनने उस यूनिट को पीस में, फील्ड में 2 साल करीब कमांड किया, एंड ही इज क्वाइट कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दी वॉरफेयर एंड ऑल. तो जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि एक हवलदार रैंक का जो व्यक्ति सैनिक है वो मैक्सिमम किस रैंक तक जा सकता है? आपने सही प्रश्न किया. जवानों में सबसे पहले एक सिपाही होता है, फिर लांस नायक होता है, और लांस नायक हवलदार जी. हवलदार के बाद वो नायब सूबेदार बनता है, मतलब उसका फिर एक स्टार आ जाता है और एक स्ट्राइप आती है जिससे कि आइडेंटिफिकेशन होता है कि ही इज ए जूनियर कमीशन ऑफिसर, और फिर सूबेदार बनता है. सूबेदार के बाद सूबेदार मेजर बनता है. तो सूबेदार मेजर हर यूनिट में एक होता है, तो सूबेदार मेजर होता है, और सूबेदार मेजर अच्छा काम करते हैं. सूबेदार मेजर इज बेसिकली द एडवाइज़र ऑफ कमांडेंट ऑफ द रेजिमेंट, कमांडिंग ऑफिसर का एडवाइज़र होता है, और वो उसको पूरी यूनिट के जवानों की उसको पल्स मालूम होती है. अच्छा. तो वो कमांडिंग ऑफिसर को समय समय पर एडवाइस करता है कि सर इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है. तो इस प्रकार से यूनिट में काम चलता है. फिर बाद में जो बहुत ही सक्सेसफुल सूबेदार मेजर्स होते हैं या रसूदार मेजर बोलते हैं जैसे आर्मर्ड रेजिमेंट्स में जी, इनको ऑनरेरी रैंक भी दिया जाता है. वो कुछ वैकेंसी और कुछ क्राइटेरिया होता है. तो सर अभी तक तो हमने बात की सैनिकों की, आपकी जर्नी की. अब हम बात करते हैं सैनिकों के किस्से से जुड़े अभियानों के, और जो कि अभी हाल ही में पिछले 2 महीने पहले जो घटनाक्रम हुआ ऑपरेशन सिंदूर, आपकी नज़र में क्या था ऑपरेशन सिंदूर? किस तरह का अभियान था? ऑपरेशन सिंदूर की यदि हम बात करें तो बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर जो गवर्नमेंट का प्लान था, सबसे पहले तो हम इसके नाम की बात करें जी. आपको जैसा सभी लोग को ज्ञात है कि 22 अप्रैल को कुछ आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 टूरिस्ट को मार दिया था. They were mercilessly killed. They were innocent people. They were middle class people. They had travelled from various parts of the country. Amongst them, some of them were the first timers to J&K, and some couples were newlywed couples. So it was a very very shocking news for the country. So जब 22 अप्रैल को ये घटना हुई तो अब देखिए देश में सभी लोग ये सोच रहे थे कि अब क्या होगा. गवर्नमेंट बहुत गुस्सा था. गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट चुप क्यों बैठी है. लेकिन गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से कोई अभी ठीक से समझता नहीं. अब आप देखिए 22 अप्रैल को मान लो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ने 26 लोगों को मारा है जी. मतलब ये है कि ये पाकिस्तान की चाल थी. मतलब ये है कि पाकिस्तान अपने आप को फुली प्रिपेयर्ड करके बैठा था. उसके आर्मामेंट तैयार थे, उसके एयरक्राफ्ट तैयार थे, उसके जवान तैयार थे. एवरीथिंग वाज रेडी. ही वाज वेटिंग कि इंडिया कोई गलत स्टेप ले और हम स्ट्राइक करेंगे. तो ये भारत के सामने एक बहुत ही चैलेंज था. कहीं एक मैं वीडियो देख रहा था, इट वाज ए ग्रेट एनालिसिस कि भारत के सामने उसमें 3 चीजें थी. एक तो ऑप्टिक्स, सरप्राइज और ऑडासिटी. मतलब ऑप्टिक्स मतलब ये है कि लोगों का ध्यान थोड़ा सा बांट के रखना,
और इन दी मीन टाइम अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना। सरप्राइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी वॉर, कि सरप्राइज मेंटेन करना है जिससे कि हम जो चाहते हैं वो अचीव कर लें विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ कैजुअलिटी ऑन आवर पार्ट। और थर्डली ऑडेसिटी, हिम्मत, एक पॉलिटिकल हिम्मत, लीडरशिप की जरूरत है। सेना को टास्क देना कि भाई जाइए आप ये काम करिए, मजबूत डिसीजन की। These were three important decisions in front of the government. So Op Sindoor, basically Op Sindoor से government Pakistani terrorists, those who were sponsored from Pakistan, those who have got headquarters in Pakistan, they were to be handled. Their infrastructure was supposed to be dismantled. They were targeted. This was the limited aim of the Op Sindoor. आप सिंदूर से हम कुछ नहीं, आप सिंदूर इसलिए एक बहुत ही, आप सिंदूर इसलिए भी इसका नाम दिया गया था क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एक ट्रिब्यूट देना चाहते थे उन सब विक्टिम्स को, उनकी लेडी वाइफ्स को, दोज हु बिकेम विडो बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट। सो आप सिंदूर वाज बेसिकली टू टेक रिवेंज ऑफ दिस टेररिस्ट एक्टिविटी विच हैड टेकन प्लेस ऑन 22nd of April, targeting the terrorist infrastructure inside Pakistan and Pakistan occupied Kashmir. लेकिन सर पाकिस्तान है भी तो एक ऐसा देश जो खुद, उसके पास खुद कुछ नहीं है, लेकिन वो आतंकियों के सहारे, जैसे 2019 में उसने पुलवामा किया है, 2016 में उरी हमला किया, इस बार पहलगाम हमला किया, और जबकि उसे पता रहता है कि भारत कुछ ना कुछ करेगा, फिर भी वो आतंकी हमला करवाता है और भारतीय सेना अंदर घुस के फिर मारती है। देखिए, पुराने इंसिडेंट से और इस इंसिडेंट में थोड़ा सा फर्क है। इस बार जो भारत ने करके दिखाया है, तो बहुत से लोग इस टर्मिनोलॉजी को बात करें कि भारत हैज सेट न्यू नॉर्मल्स। भारत ने अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, और इस बार भारत ने 3-4 चीज़ें, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि हम आपके न्यूक्लियर ब्लैकमेल में नहीं आएंगे, ट्रेड और टेरर साथ में नहीं चल सकता, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकती, पानी और ब्लड एक साथ नहीं बह सकता। तो और एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म इन आवर country, in any part of our country will be considered act of war. और इस बार आप देखें कि जो हमारी टोटल 7 मई से लेकर 10 मई तक की जो एक्टिविटी थी ऑप सिंदूर के तहत, वो छोटे छोटे पार्ट्स में थी, हार्डली मेरे ख्याल 22-23 मिनट का वो था, और थोड़े से समय का था। हाँ, तो इस समय में हमने पाकिस्तान को क्या लेसन दिया है, उसके मेरे ख्याल से हमने 11 एयर बेसिस को बहुत ही तगड़ा डैमेज किया। बिल्कुल। और उसके 9 जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे, टेररिस्ट कैंप्स थे, जो इसमें कि 4 पाकिस्तान में थे, 5 पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में थे, उनको डैमेज किया। पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा लेसन चला गया, पाकिस्तान तो डर गया था। बेसिकली क्या होता है कि जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं, आज मैं सुन रहा था एक पॉडकास्ट को जी, एयर डोमिनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोमेंट यू अचीव एयर डोमिनेंस और लिमिटेड एयर डोमिनेंस, आपने एनिमी को ध्वस्त कर दिया। मतलब आपने कुछ ऐसा किया कि एनिमी इज अनेबल टू यूज इट्स एयर पावर। तो हमने क्या किया, हमने उसके 11 एयर बेसिस पे तगड़ा हमला किया कि वो अपने एयर साधनों का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता था। तो ऑपरेशन सिंदूर बेसिकली वाज एम्ड टू टीच लेसन्स टू द टेररिस्ट, देयर स्पॉन्सरर्स, देयर कमांडर्स, दैट दिस एक्टिविटी विल नॉट बी टॉलरेटेड हियर आफ्टर एनी मोर। पाकिस्तान बाबा पिटने के बावजूद भी बाज कहाँ आ रहा है। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था 10 मई के बाद, जब प्रधानमंत्री मोदी सीमा पर सैनिकों से मिलने गए, तो उनकी नकल करते हुए शहबाज शरीफ भी वहाँ पर गए और अपना को दिखाया कि हमने भारत पर आक्रमण किया या कार्रवाई की और हमें विजय मिला, जबकि इसके उलट कहानी है। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने कैसे कार्रवाई की, कैसे अंदर घुस के मारा और कैसे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। अब पाकिस्तान को अपने आप में सर्वाइव भी करना है, वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप को भी सर्वाइव करना है, तो वो अब किसी तरीके से, आसिम मुनी तो लगातार गीदड़ भी दे रहे हैं, उसके बाद उनको फील्ड मार्शल बनाया गया है। जी हाँ, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन पाकिस्तान कुछ ऐसे ही बेकार सा देश है जिससे कि आप कोई आशा नहीं कर सकते। ये है कि इसको इसी प्रकार से तेज और तगड़ी नसीहत देना पड़ेगा समय समय पे, तब ये बाज आएगा और काबू में रहेगा। लेकिन सर, जैसे कि भारत में 22 अप्रैल को जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उससे पहले भी आतंकी हमले होते हुए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार कहा कि आगे से जो भी आतंकी हमला होगा उसको युद्ध माना जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से पाकिस्तान में आतंकी पनाह लेते हैं, पाकिस्तान की सरकार उनके सहारे चलती है, पाकिस्तानी सेना का सीधे कंट्रोल पाकिस्तान की सरकार पर है,
तो क्या लगता है कि जो पाकिस्तान के आतंकी हैं, जो बढ़ावा पाकिस्तान देता है आतंकी को, कि भारत में अब आतंकी हमलों पर लगाम लगेगी? मैं समझता हूँ कि इस बार जो भारत ने एक्शन लिया, जो उनके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल किया 9 जगहों पे, और हमने ऑलरेडी 21 प्लेसेस को आइडेंटिफाई कर रखा है, तो ये पाकिस्तान में एक जरूर अंदर ही अंदर एक डर का माहौल होगा कि भारत इस प्रकार के स्टेप कभी भी कर सकता है। और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि भारत को किसी भी कांटेक्ट में आना ही नहीं है। भारत के पास ऐसी मिसाइल्स हैं जिससे कि वो डिस्टेंस में रहते रहते सीधा प्रिसाइज एम लेके, बिकॉज वी हैव टू हैव int about the place where we have to strike. Int is also available through maybe human int, through satellite int, and through other sources of int. We identify the place, we take the correct grid reference, and after that we can strike without getting in contact with them. तो पाकिस्तान को इस बार समझ आ गया है कि उसने कोई भी गड़बड़ की तो उसका जवाब उसको इसी तरीके से तो मिलेगा। तो मेरे ख्याल से टेरर एक्टिविटी कम होनी चाहिए, इस पे लगाम लगेगी। जब भारत और पाकिस्तान को सीज फायर हुआ तो उस दौरान भारत के अंदर, हालांकि भारत के लोगों में एक प्रश्न था कि भारत हमेशा सीमित कार्रवाई क्यों करता है, और चाहे आपका पुलवामा हमले के बाद हो, उरी हमले के बाद हो, या अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद, सीज फायर की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि लोगों में जो प्रश्न था, विपक्ष के अंदर जो प्रश्न था, बार बार प्रश्न पूछा गया कि जब भारत के पास इतना अच्छा मौका था, क्यों सीज फायर की आवश्यकता पड़ी? क्यों पाकिस्तान को अच्छी तरह सबक क्यों नहीं सिखाया? ये बहुत ही वैलिड प्रश्न है, लेकिन देखिए, आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है मनीष जी कि इट इज़ वेरी इजी टू स्टार्ट द वॉर, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट एंड स्टॉप इट। आप दो परिस्थिति में विश्व में भी देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है और इजराइल ईरान में क्या हो रहा है, या इजराइल पैलेस्टीन में क्या हो रहा है। देखिए कितने सारे लोग मर रहे हैं, कितना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिमोलिश हो रहा है, कितना सारा ह्यूमन लाइफ्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं। और जो सीज फायर का डिसीजन है, इट्स ए डिप्लोमेटिक डिसीजन, इट इज बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स, इट इज नॉट बेस्ड ऑन इमोशंस कि नो वी हैव टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान, नो, इट इज बेस्ड ऑन, एंड व्हाट इज सीज फायर? सीज फायर इज जनरली डन व्हेन यू हैव अचीव्ड योर टारगेट, व्हेन यू हैव अचीव्ड योर ऑब्जेक्टिव्स। अब भाई ऑफ सिंदूर का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑफ सिंदूर का हमारा ऑब्जेक्टिव था to teach lesson to Pakistan's terrorists, dismantle their infrastructure, teach their sponsors कि we are in a position to take action as and when you do anything. हमने उसमें सफलता पाई, हमने उसको किया, बिल्कुल। हमने उसके अलावा भी उनको ये बता दिया कि यदि आप गड़बड़ करेंगे तो हमने उनके एयर बेसिस पे बम्बार्डमेंट कर दिया, मिसाइल से हमला किया, जिससे कि उनकी एयर कैपेबिलिटी को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा, एयर डिफेंस सिस्टम को भी हमने उड़ा दिया। और बीच में कुछ और भी बातें आ रही थी जिनका कि अभी कोई ऐसा प्रूफ नहीं। तो मतलब जब हमने ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया और दूसरी पार्टी हाथ जोड़ के आपके सामने खड़ी है कि भाई हमको सीज फायर करिए, वी डोंट वांट फर्दर वॉर, तो मेरे ख्याल से सीज फायर का डिसीजन एक वेल थॉट, वेल बैलेंस्ड डिसीजन, डिप्लोमेटिक अप्रोच और बहुत सारे थॉट को लेके ही हुआ होगा। लेकिन सर सीज फायर का डिसीजन किसका था? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने सबसे पहले घोषणा की कि भारत पाकिस्तान में सीज फायर हो गया, और जिसके बाद तमाम तरह के प्रश्न खड़े हुए सभी के दिमागों में कि आखिर ट्रंप ने क्यों घोषणा की। उसके बाद भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से आया कि सीज फायर का ऐलान हुआ है। क्या कोई बाहरी दबाव रहता है? देखिए, जहाँ तक प्रेसिडेंट ट्रंप की बात करें तो प्रेसिडेंट ट्रंप के आप उस सीज फायर के बयान जो कि 10 मई को उन्होंने इस सीज फायर का ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले ट्वीट कर दिया जी, उन्होंने शाम को किया, उसके घंटे बाद फिर भारत सरकार ने किया। हाँ, तो ट्वीट कर दिया था बेसिकली। उसके बाद आपने इस दौरान ट्रंप साहब के कितने सारे ट्वीट्स पढ़े होंगे, कितने सारे उनके पोस्ट पढ़े होंगे, तो ही इज क्वाइट कंट्रोवर्शियल मैन। हालांकि उन्होंने कई बार मना भी किया कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर बात कहते हैं कि हाँ मैंने ये सब करवाया, उनके भी सीज फायर। तो देखिए, न्यूक्लियर अटैक हो सकता था। हाँ, तो बेसिकली उन्होंने 2 रीजन दिए थे। आई थिंक एक बार तो वो बोल रहे थे कि मैंने इनको ट्रेड का दबाव दिया था कि भाई ट्रेड तुम्हारे साथ संभव नहीं होगा यदि तुम लोग यदि नहीं रुके तो सीज फायर नहीं करते हो, है ना। तो मैं समझता हूँ कि ये देखिए, वो अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी बयान कई बार दे चुके हैं विश्व की कई पोस्ट में, और हमारी भारत सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि ये जो सीज फायर है, दोनों देशों के बीच में बात होने के बाद
सहमति से सीज फायर हुआ और इसका प्रपोजल पाकिस्तान की तरफ से आया। तो मेरे ख्याल से हम उस स्टैंड को मानेंगे। बाकी ये मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने सबसे पहले सीज फायर अनाउंस किया था और उनने उसमें रूबियो और जेडी वांस को भी थैंक दिया था और दोनों कंट्रीज़ को भी थैंक किया था कि भाई आपने सीज फायर किया, आपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया, आई एम सो हैप्पी, एंड ही मेड ऑल दोज स्टेटमेंट्स। लेकिन सर सीज फायर के बाद आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाना क्या संदेश देता था वो? देखिए मनीष जी ऐसा है कि भारत एक बहुत ही शक्तिशाली तरीके से इमर्ज कर रहा है जी, है ना। भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें तो डेमोग्राफिक डिविडेंड में भी भारत में सबसे बढ़िया है वर्ल्ड के अंदर। भारत टेक्नोलॉजी में भी आगे चल रहा है, भारत की इकोनॉमी भी बेटर है और भारत अपने आप को 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन के रूप में देख रहा है। तो भारत की जब उत्तरोत्तर उन्नति होती है तो क्या होता है कि ये जो वर्ल्ड लीडर्स हैं लाइक अमेरिका, ही इज लिटिल वरिड, तो नाउ ही, I don't know, but these countries try to favor Pakistan so that one irritant will be there to disturb India from time to time. क्योंकि अमेरिका का तो रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली उसने हमेशा पाकिस्तान के साथ दिया है। हाँ, अब आप देखिए ना हर वॉर में बीच में जब हुआ था, जब हमने सरगोदा को बम्बार्ड किया था, तो सरगोदा के बम्बार्ड के बाद में कुछ एक खबर आई थी जिसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि वहाँ पे एक किराना हिल्स पे भी कुछ वो डैमेज हो गया था। बीच में ये भी खबर आ रही थी कि वहाँ पे कुछ जो स्टॉक था दैट बिलोंग टू यूएस, बट दैट इज नॉट वेरीफाइड इंफॉर्मेशन। बट व्हाट आई मीन टू से कि there are several countries who do not want to see India as an emerging power, and to put stop they try to create some kind of irritant. And Pakistan could be one of the irritant who keeps irritating India from time to time, but this will not stop the progress of our country. अच्छा सर, अगर हम 1999 कारगिल वॉर की बात करें और 2025 ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, क्या अंतर नजर आता है, क्या डिफरेंस नजर आता है कार्रवाई करने की शैली में भारतीय सेना की? देखिए, आप यदि पास्ट वॉर्स की बात करें जी, तो दीज आर टोटली टू डिफरेंट इंस्टांसेस। 99 में क्या था कि 99 में उन्होंने हमको सरप्राइज दे के हमारी कुछ इम्पोर्टेंट हमारे इंक्रेज करके इम्पोर्टेंट पीस LOC के साथ साथ उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली थी, एंड दे वर ओवरलुकिंग दी ले कारगिल हाईवे. So that was basically an offensive which was launched to regain our position, है ना? And they were occupying the important heights, so they were in the position of advantage. But in case of Aap Sindoor, it was totally different. Aap Sindoor was a dedicated, it was having a limited mandate where we had to take the revenge of terrorist activity, which was done on 22nd of April. We wanted to teach lessons to those terrorists, their sponsors, their commanders, and all those persons, those who are favoring this activity. क्या आप इसको युद्ध मानेंगे जो 4 दिन चला है ऑपरेशन सिंदूर? युद्ध की श्रेणी में रखना चाहेंगे आप? आप एक तरफ कह रहे हैं कि रिवेंज लिया है और कार्रवाई फिर उधर से भी हुई है. चूंकि मान लो हमने ऑप सिंदूर में रिवेंज लेने के लिए हमने एक कार्रवाई की 7 मई को. 7 मई की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने जवाब दिया. पाकिस्तान ने भी आर्टी शेलिंग की, फायरिंग की, ड्रोन से हमला किया, मिसाइल भेजा, हमारे सिविलियन इलाके को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. रिलीजियस ठिकानों पे भी पूंछ वगैरह में काफ़ी फायरिंग हुई है, काफ़ी सिविलियन कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं. जबकि आर्मी का उद्देश्य, अपनी इंडियन आर्मी का उद्देश्य ये नहीं था. जब इंडियन आर्मी का ये उद्देश्य नहीं था, जब उनकी तरफ से हो रहे थे, तो फिर हमने भी जवाबी उनको हमला किया, जिसमें कि हमने HQ-9 उनका एयर डिफेंस सिस्टम उड़ाया, उनका वो एक अवाक्स भी हमने ख़त्म किया, और हमने बहुत सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे भी हमला किया. तो आई थिंक इसको युद्ध की कैटेगरी में ही रख सकते हैं. लेकिन जो कैजुअलिटीज़ हुई, चाहे यहाँ पर हुई या वहाँ पर हुई, लेकिन लोगों के मन में जिज्ञासा तो है ना कि कितनी कैजुअलिटीज़ हुई और कितना भारत को नुकसान हुआ है. क्योंकि आमतौर पर रिवेंज लिया,
कार्रवाई की, हमने 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, पाकिस्तान के कई एयरबेस को हमने तबाह किए, लेकिन हमारे यहाँ कितनी कैजुअलिटीज हुई? क्योंकि रिवेंज का मतलब है कि आपने बदला लिया है, जो आपको 26 लोग मारे हैं, उधर से कार्रवाई हुई, कैजुअलिटीज आप समझ रहे होंगे। कैजुअलिटीज़ का अभी अचानक मुझको स्टॉक नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जहाँ तक मेरे को याद आता है कि जब हमने 9 उसके मिलिट्री टेररिस्ट इंस्टॉलेशंस, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया था, डैमेज किया था टू वॉट एवर एक्सटेंट पॉसिबल, करीब 100 लोग वहाँ के पाकिस्तानी मरे थे, 100 टेररिस्ट मरे थे। दैट फिगर इज देयर इन दी फ्रॉम PIV साइट्स एंड ऑल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी था कि जब हमने 10 तारीख को उनके एयर बेसिस पे हमला किया था, उस पर करीब 50 कुछ सैनिक मिला के और कुछ लोग 50 लोग मरे थे। इंडियन कैजुअलिटीज़ का भी मेरे पास फिगर क्लियरली नहीं है। अगर हम सर बात करें तकनीकों की, इस ऑपरेशन सिंधु के दौरान भारत ने जो भी हथियार इस्तेमाल किए, जिसमें ब्रह्मोस भी शामिल था, यदि हम इस दौर के कार्रवाई को निकाल दें, 99 में युद्ध हुआ, 71 में युद्ध हुआ, 65 में युद्ध हुआ, तकनीक की रूप से भारत की सेना कितना मजबूती है, चाहे हथियारों के दृष्टिकोण से या अन्य कार्यशैली से? यदि भारत की तकनीकी, सेना की तकनीकी की विवेचना की जाए तो मैं समझता हूँ भारत इस समय हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजिकली है। क्योंकि आप देखिए, भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। बिल्कुल। एयर डिफेंस सिस्टम कई लेयर में था, इसको थोड़ा सा समझना कठिन है। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम जो था वो एयरफोर्स इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम होता है, उसकी एयरफोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एयरफोर्स अकॉर्डिंगली छोटे टारगेट किसी को डेलीगेट करता है, मिड साइज टारगेट किसी को डेलीगेट करता है और बड़े टारगेट खुद लेता है। ऐसा करके एक सिस्टम होता है। मतलब हमने ये इस युद्ध में ये देखने की इस युद्ध में ये देखा गया है कि तीनों सेनाओं के बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था। एयर डिफेंस सिस्टम एक तारीफ़े काबिल चीज़ थी जो कि बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। इसके बाद हम देखें कि आप देखिए कि हमने जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, उसका भी टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया। ब्रह्मोस ने करीब मेरे ख्याल से 15 ब्रह्मोस मिसाइल्स फायर की गई, और जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इट्स ए क्रूज मिसाइल, इट्स ए सुपरसोनिक मिसाइल। सुपरसोनिक मतलब ये साउंड की स्पीड से थी, ये 2.8 से 3 मैक चलती है, मतलब करीब 330 मीटर पर सेकेंड। उसको 3 गुना से कर लीजिए, उसको किलोमीटर के हिसाब से निकाल लीजिए, तो मतलब 1 मैक मतलब 1000 किलोमीटर पर आवर होता है। मतलब 19 किलोमीटर 1 मिनट में निकल गया। यदि 3 मैक हो गया मतलब 19 से 57, 58, 60 किलोमीटर 1 मिनट में निकल गया। और ये जो क्रूज मिसाइल है, इसकी जो हाइट वाइट वो ऐसी रहती है कि ये स्टेल्थ कैपेबिलिटी भी है, स्टेल्थ कैपेबिलिटी है, और ये सुपरसोनिक मिसाइल है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका जो टेक्नोलॉजी है वो जो पियर्स करके बाद में एक्सप्लोड करता है। तो एक ब्रह्मोस भी हमारे वॉरफेयर में इसने अपनी टेक्नोलॉजिकल एक्सेलेंस दिखा दी है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी जो आकाश मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल, उसका भी इस्तेमाल हुआ था। आकाश तीर एक नया एयर डिफेंस सिस्टम आया, वो भी इंटीग्रेट होकर उसने भी काम किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए ड्रोन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो ड्रोन में स्काई स्ट्राइकर एक कंपनी है बेंगलोर की, उसने कामिकाजे ड्रोन बनाया था। एक नागास्त्रा एक कंपनी है। तो ये कई कंपनियों ने बहुत सारे ड्रोन बनाए थे, जिनका कि सारा का सारा डेमोन्स्ट्रेशन हमारे इस युद्ध में हो गया है, और ये सारा का सारा मेड इन इंडिया है। तो आप देखिए कि मेड इन इंडिया इज टेकिंग ऑफ। जिस दिन मेड इन इंडिया टेक ऑफ करेगा, हमारी आर्मी को बहुत अच्छे हथियार मिलेंगे, बहुत अच्छे इक्विपमेंट मिलेंगे। हम एक एक्सपोर्टर के रूप में भी आ सकते हैं दूसरे देशों को, तो हमको इकोनॉमिकली भी फायदा होगा, साथ में हमारी सेना सशक्त भी होगी। तो टेक्नोलॉजिकली तो वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट वी आर मच सुपीरियर देन आवर एडवर्सरी एंड वी स्टैंड वेरी क्लोज टू द मॉडर्न कंट्रीज इन द वर्ल्ड। दूसरा, आतंकियों के खिलाफ जो रणनीति बनती है वो कैसे बनती है? और मान लीजिए जब युद्ध की स्थिति आती है तो सेना के तीनों अंगों की भूमिका किस तरह से निर्धारित की जाती है? देखिए, आतंकियों के खिलाफ जो प्लान बनता है, जो स्ट्रेटजी बनती है, बेसिकली क्या आर्मी का जो रोल होता है, प्रोटेक्ट
our country from external threats, है ना? So army basically the main objective is to protect the country, sovereignty, territorial integrity of the country. It has to be protected. Its responsibility lies with army. But army also takes part in internal management of the things based on the request received from the civilian authorities or ordered by the government. So जो terrorist activity है उसमें तो basically it is the work of law and order, police and maybe CAPFs if suppose they are associated, and when it is not handled and they seek the help of army, then they seek the help of army. So उसमें I think it's a coordinated approach which takes the charge of the system. नहीं तो सर, जब युद्ध की स्थिति, मान लीजिए युद्ध की स्थिति बनी, तो उस समय तीनों सेना के अंगों की कैसे भूमिका निर्धारित की जाती है? ओके, युद्ध की स्थिति और टेररिस्ट हैंडल करने, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. युद्ध की स्थिति में तो देखिए अब हमारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, बिल्कुल, तो तीनों सेनाओं कोऑर्डिनेट करते हैं, को कोऑर्डिनेट हो गया है ना. अच्छा, पहले ये होता था कि थोड़ा कोऑर्डिनेशन वगैरह का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता था, लेकिन अब तो टोटल कोऑर्डिनेटेड अप्रोच है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान लो एयर वॉरफेयर होगा, तो एयर वॉरफेयर में एयरफोर्स करेगी और उसका एयर डिफेंस सिस्टम भी कोऑर्डिनेटेड है. तो तीनों सेनाओं के अंग उसमें कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रहे हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक ऑपरेशनल प्लान बनता है जिसमें कि सभी लोगों की भूमिका निर्धारित होती होगी और उस प्रकार से काम होता होगा. सर, युद्ध के समय जो र्यूमर्स आते हैं, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत र्यूमर्स फैले, तो लोगों के जो जहन में था कि जो हमें दिखाया जा रहा है, जो हमें प्रेजेंट किया जा रहा है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन जब आधिकारिक सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता था, प्रेस ब्रीफिंग की जाती थी, उसमें कुछ और बात निकल के आती थी. तो र्यूमर्स को भारतीय सेना कैसे हैंडल करती है और कैसे लोगों के अंदर जो एक र्यूमर्स जब जगह लगाता है उनके माइंड में, तो उसको दूर करने का कैसे प्रयास करती है? मनीष जी, आपने सही फरमाया. बेसिकली आप तो मीडिया से आप जानते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का जमाना है. बिल्कुल. तो बेसिकली मैं देख रहा था कि जो हमारी जो आर्मी की, आर्म्ड फोर्सेस की जो ऑफिशियल ब्रीफिंग होती थी जिसमें MEA भी होता था जी, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है टू मेक द कंट्री अवेयर, टू मेक द सोल्जर्स अवेयर कि व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज हैपेंड इन द युद्ध, है ना. सो दिस इज ए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन व्हिच इज trickle down to entire country must look at this. क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत र्यूमर्स चल रहा है. Apart from that, it is the duty of Ministry of Information and Technology to activate that fact check unit. बिल्कुल. So that those items which are fake, which are rumor, they should control it and they should block it, or they should circulate about the fake messages which have been circulated. So these two steps. Apart from that, media also plays very important role. आप सिंदूर के दौरान मैंने ये देखा कि मीडिया ने एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से एक्ट किया. मीडिया ने कम से कम वही बातें दोहराई जो कि उनको ऑफिशियल ब्रीफिंग के दौरान मिली थी. उनने किसी भी प्रकार की रूमर लाने की कोशिश नहीं की. ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था. तो बेसिकली फैक्ट चेक यूनिट का काम, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का काम, जिससे कि समय समय पर वो आर्मी को भी इंटीमेट करता रहे, पब्लिक को भी इंटीमेट करता रहे कि भाई ये र्यूमर है, ये र्यूमर है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है. और आर्मी की टाइमली ब्रीफिंग, डिटेल्ड ब्रीफिंग आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल दिस एंटायर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर. क्या POK लेने का सही समय था इस बार? क्योंकि अभी लोगों में इस बार बहुत उत्सुकता थी कि बस यही समय, बस POK अपना आ जाए, क्योंकि हर बार जो अपनी केंद्र सरकार, बीजेपी की केंद्र सरकार है, उसके मैनिफेस्टो में भी यही है कि POK. वैसे देखिए अब कौन लेकर रहेंगे, बातें तो चालू हो गई हैं कि अभी हमारे, क्या कोई रणनीति बन रही है? क्योंकि आप तो डीपली जुड़े रहते हैं. अभी अपने फॉरेन मिनिस्टर ने किसी एक इंटरव्यू में कहा था कि यदि मान लो सभी प्रकार के प्रॉब्लम को ख़त्म करना है तो पाकिस्तान को POK इंडिया को दे देने चाहिए, तो ये सारा का सारा प्रॉब्लम इंडिया और पाकिस्तान का ख़त्म हो जाएगा. ये टेररिस्ट एक्टिविटी भी ख़त्म हो जाएगी, ये हमारा सीमा का जो प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगा. और बार बार मैंने, जहाँ तक मैं यदि सही हूँ तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने भी बोला है कि अब हम बात करेंगे तो केवल POK की बात करेंगे. बिल्कुल. हाँ, तो देखिए अब माहौल बन रहा है, देखते हैं कैसे कैसे होगा. बाकी POK लेना एक अच्छा होगा. POK के साथ POK
1947 में जबकि वो पश्तून मिलिटेंट्स ने थोड़ा सा पार्ट ले लिया था जब राजा हरि सिंह थे, जबकि उनने उसके बाद ही उनने एक्सीड किया था इंडिया के साथ अक्टूबर 1947 में, और दैट टू बिकॉज ही वाज अटैक्ड बाय दोज पश्तून मिलिशिया एंड देन ही एक्सीडेड टू इंडिया एंड इंडियन फोर्सेस वेर गॉन देयर टू प्रोटेक्ट हिम। इन द मीन टाइम दैट पार्ट वाज टेकन बाय देम। तो मेरे ख्याल से इस पे गवर्नमेंट जरूर कुछ सोच रही होगी, जरूर तो कुछ आपको काम करेगी। क्या लगता है कब तक पीओके भारत में शामिल हो जाएगा? इसके लिए कुछ कॉन्क्रीट कहना अभी संभव नहीं हो पाएगा। मेरे ख्याल से भारत के आने वाले समय अपने आप धीरे धीरे दिखाएंगे इस चीज को। तो सर जाते जाते एक बस आखिरी प्रश्न, देश के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देश के युवाओं के लिए एक संदेश ये है कि जो मेरा मूल मंत्र लाइफ का रहा है कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ। और यदि देखिए देश के युवा जो कि आज क्या है कि आज जो कि मैं 2000 के बाद के युवा की बात कर रहा था, युवा आज बहुत बिजी है, सोशल मीडिया में बिजी, उसको फेसबुक मैनेज करना है, उसको इंस्टाग्राम मैनेज करना है, उसको व्हाट्सएप मैनेज करना है, उसको अपनी गर्लफ्रेंड्स भी मैनेज करना है, पढ़ाई मैनेज करना है, करियर मैनेज करना है। तो ही इज़ वेरी बिजी, ही इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट एट प्रेजेंट, ही इज़ मच मोर इंटेलिजेंट देन व्हाट वी यूज्ड टू बी, ही इज़ क्वाइट कैपेबल एंड आई एम श्योर ये जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये जो युवा हैं, ये देश को एक विकसित राष्ट्र 2047 तक बनने में पूरी मदद करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। मैं उनके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। सर बस एक और लास्ट, बॉर्डर टूरिज्म में युवाओं की भूमिका किस तरह से हो सकती है? किस तरह से वो रिसर्च कर सकते हैं? कैसे वो टूरिज्म, जो बॉर्डर टूरिज्म है, जो स्थानीय लोग हैं बॉर्डर पर, उनको कैसे बढ़ावा देने में भूमिका निभा सकते हैं? इस विषय पे मैंने ज़्यादा रिसर्च तो नहीं किया, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं आजकल बहुत रील्स वगैरह देखता हूँ युवाओं की, है ना। तो कोई युवा कहीं पे जैसे कि सी साइड पे चला गया, बीच पे चला गया, वहाँ उसने रील बना दी, तो प्रॉबेबली रील इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। आई थिंक इट मोनेटाइजेज ऑल्सो। तो मैं समझता हूँ कि बॉर्डर एरियाज में जो कि थोड़े से नेग्लेक्टेड हैं, जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है, जिनकी ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी के बारे में पता नहीं है, वो एरियाज़ युवाओं को एक्सप्लोर करने चाहिए, उस पर वीडियो बनाने चाहिए और वहाँ पे कुछ ऐसा जरिया बनाना चाहिए जिससे कि दूसरे लोग भी जाके उन बॉर्डर इलाकों को देखें, समझें और अपनी बॉर्डर से ज़्यादा अवेयर हों। भारत की जो सीमाएं हैं, उसमें सबसे खूबसूरत जगह कौन सा है जो आपने अपने सर्विसेज के दौरान देखा आपने? देखिए, मैं तो आई कम फ्रॉम द आर्मर्ड कोर एज आई टोल्ड यू, तो आई एम ए टैंक मैन। तो जब मैं अपनी सर्विस में था तो बेसिकली हमारा उद्देश्य तो ये रहता था कि हम लोग तो राजस्थान में हमने ज़्यादा समय बिताया, राजस्थान और थोड़े से पंजाब में। तो राजस्थान के इलाके भी काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, बाकी के विषय में तो मैं नहीं कह पाऊँगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, और हम सौभाग्यशाली हैं कि आपका पॉडकास्ट हमें करने को मिला।